बाल मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक तर्कना का सिद्धांत। आइए इसे देखते हैं। नैतिक तर्कना जो है उसका मीनिंग क्या होता है, पहले तो हम यही समझ लें। नैतिक तर्कना से यहाँ अर्थ है सही और गलत का निर्णय ले पाना। ठीक है। नैतिकता और नैतिक तर्कना सेम चीज नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। नैतिकता प्रैक्टिस करने से, व्यवहार में लाने से लाना। नैतिकता का अर्थ होता है कि हमें सही गलत तो मालूम ही है, बट उसमें से जो भी सही या गलत है उसको हम व्यवहार में जब लाते हैं, तो गलत को नहीं, नैतिकता तो तब माना जाएगा जब हम सही को व्यवहार में लाएं। तो नैतिकता का या नैतिक व्यवहार का जो मतलब है वो है कि जो सही है उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे लागू करना, उसे व्यवहार में लाना। तो ये ध्यान रखें, ये जो सिद्धांत है ये नैतिक व्यवहार का सिद्धांत नहीं है, ये नैतिक तर्कना का सिद्धांत है। नैतिक तर्कना का सिद्धांत। नैतिक तर्कना का मीनिंग क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि सही और गलत का निर्णय यानी डिसाइड कर पाना कि ये सही है ये गलत है, सही और गलत में फर्क कर पाना। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ। ठीक है, ये बार बार पूछा गया है कि नैतिक तर्कना का, जो कोलबर्ग का नैतिक तर्कना का सिद्धांत है उसमें नैतिक तर्कना का अर्थ क्या है। तो नैतिक तर्कना का अर्थ है सही और गलत में फर्क कर पाना। ठीक है। जबकि नैतिक व्यवहार या नैतिकता जिसको हम बोलेंगे वो क्या है, सही और गलत का फर्क कर पाया वो तो तर्क ना हो। इसके आगे जब इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, जब लागू करोगे, वैसा सही जो माना जाए समाज के द्वारा या जो सही माना जाए उसके अनुरूप व्यवहार करने लग जाना, उस व्यवहार करने को ही नैतिकता या नैतिक व्यवहार कहते हैं। तो आप, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग की ये जो थ्योरी है, इससे पहले मैं आपको दो थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। एक जीन पियाजे का कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और दूसरा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो जो दोनों सिद्धांत आपने इससे पहले पढ़े हैं, दोनों ही अंततः संज्ञानात्मक विकास को ही दर्शाते हैं। संज्ञानात्मक विकास कैसे हो रहा है बच्चों का, उस बारे में ही है। ये उसी श्रेणी का तीसरा सिद्धांत है, ध्यान करें। और मैं ये आपको याद रखना इसलिए जरूरी क्योंकि पेपर में ये बार बार पूछा गया है। यानी ये जो लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत है ये भी अंततः संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत है। ये भी अंततः संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत है। ठीक है। अब ये कैसे हुआ संज्ञानात्मक विकास का, देखिए सही और गलत का निर्णय लेने में संज्ञान का ही प्रयोग होगा ना, है ना। सही और गलत में से डिसाइड कर पाना कि क्या सही है और क्या गलत है, इसमें संज्ञान का उपयोग होगा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए ये सिद्धांत भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। अब क्वेश्चन क्या आता है वो समझिए आप। क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं है, ये पूछा जाता है। और तीन जो ऑप्शन उसमें शुरू में होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, वो यही होते हैं। पहला पियाजे होता है, दूसरा वाइगोस्की होता है, तीसरा कोलबर्ग होता है। तो ये तो तीनों ही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है। आपसे पूछ रहे हैं कौन सा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं है। अब चौथा जनरली वो जो ज्यादातर जो दिया गया है, दे तो कुछ भी सकता है, बट जो जो सीखने की लर्निंग थ्योरीज में जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है, व्यवहारवादी जो सिद्धांत हैं, तो फॉर से एग्जाम्पल वो आपको थॉर्नडाइक दे देगा, है ना, स्किनर, BF स्किनर दे देगा, पावलोव दे देगा। ये सारे, ये जो सारे सिद्धांत हैं ये संज्ञानात्मक विकास के बारे में नहीं है, व्यवहार के परिवर्तन के बारे में है, यानी लर्निंग के अधिगम के बारे में है। तो वही आपका आंसर होता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि आप देखते होंगे कि लाइफ में कई बार आपके सामने एक नैतिक दुविधा है। नैतिक दुविधा मतलब ये सही क्या है और गलत क्या है, सही क्या है और गलत क्या है ना। तो ये एक उपस्थित होती है। ठीक है। तो
इस सिद्धांत के बारे में भी, ये सिद्धांत में भी जब इन्होंने ये थ्योरी दिया है तो एक एक स्टोरी है नैतिक डोर, एक नहीं कई कहानियां बच्चों को सुनाई है जिनको अपन देखेंगे, ठीक है। अब देखो देखो ये जो सिद्धांत है ये पियाजे ने ऑलरेडी एक थ्योरी दी है। जीन पियाजे ने आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो दिया ही है, लेकिन बहुत ही कम विद्यार्थियों को ये जानकारी रहती है कि जीन पियाजे का एक नैतिक तर्कना का सिद्धांत भी है। वो सिद्धांत क्या है वो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इतना जानना है बस कि ये जो कोलबर्ग का नैतिक तर्कना का सिद्धांत है, ये सिद्धांत जीन पियाजे के नैतिक तर्कना के सिद्धांत का ही विस्तार है, उसी को आगे बढ़ाया गया है, कोई नया कोई अलग सिद्धांत नहीं है, ठीक है। अब नैतिक विकास से मैंने आपको जैसे बताया कि नैतिक विकास से क्या तात्पर्य है, सही और गलत के बीच में फर्क कर पाने की जो प्रोसेस है ना, वही नैतिक विकास है, ठीक है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ये भी एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ठीक है ना। और इन्होंने क्या करा, देखो ये सिद्धांत दिया कैसे। उन्होंने बच्चे लिए, भिन्न भिन्न आयु वर्ग के कुछ बच्चे लिए और एक आयु वर्ग का एक समूह, तीन तीन चार आयु वर्ग के समूह बनाए, एक छोटे बच्चे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, और प्रत्येक समूह को एक कहानी सुनाई। जब वो एक समूह बैठा हो तो बाकी समूह कहीं अलग बैठे हुए हैं, तो अभी हम एक सबसे छोटे आयु वर्ग के समूह के बच्चों को पार कहानी सुनाई, फिर उससे थोड़े बड़े आयु वर्ग के समूह के बच्चों को कहानी सुनाई, ठीक है। तो इस प्रकार से वो कहानी क्या थी, कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिंज, ठीक है। अब इनकी वाइफ किसी गंभीर ऐसे रोग से पीड़ित हैं जो मृत्यु जिससे जिससे होना ही है, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर, ठीक है। अब इनकी जो वाइफ है, इनके इलाज के लिए किसी दवा की आवश्यकता है, और वो जो दवा है वो केवल एक ही फार्मासिस्ट है जिसने उसकी खोज की है और वो उसी पर मिलेगी, ठीक है। ये जो फार्मासिस्ट है ये इसने ये दवा 200 में, मान लीजिए इसे इसकी लागत आती है दवा को बनाने में, उसकी एक डोज, लेकिन वो जो सेल करता है वो 2000 में सेल करता है एक डोज को, ठीक है। अब ये जो हिंज गए वहाँ पर इस फार्मासिस्ट के पास दवा लेने, तो जब उन्हें मालूम चला कि ये तो 2000 की है, उनके पास तो इतने पैसे नहीं थे, इन्होंने ऐसे तैसे 1000 कलेक्ट करे। देखो आपको ये आंकड़े बिल्कुल याद नहीं करने कितने कलेक्ट करे, क्योंकि ये आपको अलग अलग लिटरेचर में अलग अलग अमाउंट भी मिल सकता है, और मैंने आपकी समझने के लिए इसका देशीकरण भी कर दिया, रुपए में बता रहा हूँ करेंसी, जबकि वो जहाँ भी एक अमेरिका के थे कोलबर्ग, तो वहाँ तो डॉलर चलता है, ठीक है। तो मैं आप एग्जाम्पल समझिए, बात समझने वाला जो मूल मुद्दा ये है कि दवा बहुत महंगी थी, उनके पास इतने पैसे नहीं थे उसे खरीदने लायक, वो ऐसे तैसे इकट्ठा करके उन्होंने जो पैसे कलेक्ट करे वो भी उस दवा को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उन्होंने अब क्या करा, हिंज ने जो फार्मासिस्ट था उससे बोला कि भैया ऐसा करो, आप अभी मैं आपको ये 1000 दे रहा हूँ, आप इन्हें रख लो, बाकी रुपए मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, पर दवा दे दो, मेरी पत्नी वरना इसकी ना मर जाएगी। और वो जो दुकानदार है वही कहता है कि भाई मैं तो नहीं दूंगा, आप तो पूरे पैसे दो, आपका मुझे क्या पता, जानकारी नहीं कहाँ रहते हो, और सारे पैसे दो तभी दवाई दूंगा। तो हिंज अभी तो चला जाएगा उसका, क्योंकि खरीदने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन वो फिर बाद में आते हैं और रात को आते हैं और उस दवा को स्टोर में से चुरा लेते हैं, ठीक है। अब ये कहानी सुनाने के बाद इन्होंने बच्चों के कहानी सारे तीनों समूह को यही कहानी सुनाई गई, बच्चों के भिन्न भिन्न आयु वर्ग के अनुसार जितने भी समूह बनाए उन्होंने सबको यही कहानी सुनाई और कुछ प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों का उत्तर बच्चों ने ये दिया जो भी दिया, फिर उन्होंने वैसा ही उत्तर क्यों दिया ये कारण भी पूछा उन्होंने, ये सारी चीज़ें वो नोट करते गए। तो क्या उन्होंने पाया कि अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे
जो आंसर दे रहे थे वो अलग अलग दे रहे थे और उसके पीछे का कारण भी अलग अलग बता रहे थे। जैसे सबसे छोटे बच्चे क्या क्या कारण बता रहे थे कि भाई उसने चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना तो गलत बात है, उन्हें पनिशमेंट मिल जाएगा चोरी करने के लिए, ठीक है, हिंज को। तो दो जो उससे बड़े बच्चे थे वो कुछ और रीज़न दे रहे थे कि भाई ये तो कानून तोड़ 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 रहे हैं, है ना, पुलिस पकड़ ले जाएगी, गलत है, नहीं करना चाहिए। या कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं कि कर लेना चाहिए, तो उनके अपने अपने रीजंस वो बता रहे थे। और बड़े बच्चे हैं वो बता रहे थे कि भाई चोरी अगर उन्होंने दवा चुरा ली तो भाई कोई बात नहीं, वहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु का सवाल था, वो मर जाते अगर वो दवा नहीं उन्हें मिलती, तो चोरी कर भी ली तो कोई बड़ी बात नहीं। और भाई कानून ये जुर्म में बना रहे अपनी जगह, लेकिन किसी भी व्यक्ति की, इंसान की जो जान है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से अलग अलग आय के बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे थे, ठीक है, और उसके पीछे कुछ अलग अलग कारण बता रहे थे। तो ये ध्यान रखें, ये जो सिद्धांत है ये उन बच्चों को पूछे गए प्रश्न, और ये नैतिक दुविधा वाली कहानी है ना, ऐसी कई कहानियां हैं, पर ये प्रमुख कहानी है जिस पर ये सिद्धांत जिसके थ्रू निकला, तो ये एग्जाम में आती है, ठीक है। ये ना ये एग्जाम में आप कई बार पूछी गई है कि कोलबर्ग के जो नैतिक तर्कना का सिद्धांत है उसमें जो कहानी है, तो वो कहानी क्या है। तो हिंज की दुविधा है, वो कहानी का नाम ही मान लो आप, क्योंकि हिंज है वो दुविधा में कैसे पाए, चोरी करता है तो फिर ये वो भी गलत है अब, लेकिन उसकी पत्नी बीमार है, वो मरने वाली है, तो कैसे उसको बचाए, ठीक है ना। अब बच्चों से कई तरह के प्रश्न पूछे गए, जैसे कि क्या वो जो महिला है वो उसकी हिंज की पत्नी नहीं होती, अनजान महिला होती, तब भी हिंज यही करते क्या, है ना, दवा को चुराने कर को रेडी हो तैयार हो जाते क्या, मतलब इतना बड़ा ऐसा निर्णय लेते क्या। और भी तरह तरह के, जैसे कि जो फार्मासिस्ट है वो उसे कुछ पनिशमेंट मिलना चाहिए क्या, वो व्यक्ति की जान खतरे में तब भी दवाई नहीं दे रहा। तो और भी तमाम प्रश्न थे, लेकिन आपको अपन को उन पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि हिंज की जो दुविधा नामक कहानी है, इस कहानी में से संबंधित कई सारे प्रश्न उन्होंने पूछे, बच्चों से ने जवाब दिए, उस जवाब उन्होंने ऐसा ही जवाब दिया, ऐसा कारण बच्चों से जाना, और इन सब को एनालिसिस करके उन्होंने एक सिद्धांत दे दी, एक थ्योरी दे दी, जिसे नैतिक तर्कना का सिद्धांत कहा गया। और इस थ्योरी के अंदर उन्होंने बताया कि सारे बच्चे, दुनिया के सारे बच्चे नैतिक तर्कना के, मोरल रीजनिंग की, है ना, 3 लेवल और 6 स्टेजेस, ठीक है, 3 स्तर और 6 अवस्थाएं से गुजरते हैं। तो ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। और वो अवस्थाएं क्या है, वो ये है, ठीक है। आप अगर आप इसको याद मेमोराइज कर लेते हैं तो यही आपका पूरा सिद्धांत है। इस एक पेज की, इस एक डायग्राम के अंदर ही पूरा जो इसका क्रक्स है इस थ्योरी का है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहली जो अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक, सॉरी, पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, या प्री कन्वेंशनल मोरलिटी, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चा जो है लगभग 3 से 7 वर्ष के आयु के बच्चों में देखने को मिलती है, और जो मोरल रीजनिंग है, नैतिक तर्कना है, या सही गलत का जो निर्णय है, वो मूल रूप से पनिशमेंट को अवॉइड करना के आधार पर लिया जाता है। यानी जिस कार्य को करने से पनिशमेंट ना मिले, पनिशमेंट अवॉइड हो जाए, दंड ना मिले, वही सही है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बड़ों की या मम्मी पापा की बात मान ली तो उन्हें आज्ञा पालन कर लिया तो वो सज़ा से बच जाएंगे, है ना, नहीं मानोगे तो सज़ा मिलेगी। तो बस उसी आधार पर वो सही गलत गलत का निर्णय लेते हैं, ठीक है ना। जिस चीज़ को, किस कार्य को करने पर सज़ा ना मिले वो कार्य सही है, और जिस कार्य को करने पर सज़ा मिल जाए वो कार्य गलत है। तो सबसे पहली जो 6 स्टेजेस में जो पहली स्टेज है वही है। फिर जब थोड़े बच्चे और बड़े होते हैं तो सेल्फ इंटरेस्ट के आधार पर व्यक्तिगतता एवं अदला बदली, जैसे आपने बच्चों में देखा होगा, 2 बच्चे हैं, अगर किसी एक बच्चे के, दोनों बच्चों के पास खाने की अलग अलग चीज़ें, एक के पास मान लीजिए जैसे आइसक्रीम है, दूसरे के पास चॉकलेट है। अगर एक बच्चे ने, पहले बच्चे ने दूसरे बच्चे के साथ शेयर की है अपनी मान लीजिए चॉकलेट,
तभी वो दूसरा बच्चा जिसके पास आइसक्रीम है वो उस दूसरे बच्चे के साथ, पहले वाले बच्चे के साथ शेयर करेगा। तो ये दो बच्चे आपस में एक दूसरे को अगर शेयर करेंगे तो मतलब एक शेयर करेगा तो दूसरा भी शेयर करेगा, अगर एक ने शेयर नहीं करा तो दूसरा भी नहीं करेगा। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। व्यक्तिगतता और अदला बदली, ये वाला यानी सेल्फ इंटरेस्ट के आधार पर सही गलत मांगते हैं। जिसमें हमारा इंटरेस्ट पूरा होता है वो हमें सही लगेगा इस आयु के दौरान, और जिसमें हमारा इंटरेस्ट पूरा नहीं होता वो हमें सही नहीं लगेगा, तो वो हमें गलत लगेगा। फिर थोड़ा और बड़े होते हैं तो यहाँ देखिए एक बहुत मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम क्या, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, जो तीसरी अवस्था है, यानी हम दूसरों की नज़र में अपनी इमेज के दूसरों की जो के अनुसार जो बात सही है, भाई हम अच्छे लड़के अच्छे लड़की तो तभी बनेंगे जब दूसरे जिसे ठीक समझते हैं, चाहे माता पिता हो, बड़े हो, पड़ोसी हो, टीचर्स हो, उनकी नज़र में हम सही तब बनेंगे ना जब जिसको वो सही मानते हैं वैसा ही हम व्यवहार करें। तो अभी देखिए यहाँ पर जो व्यवहार है वो अपने आंतरिक निर्णय के अनुसार नहीं हो रहा, दूसरों की कन्फर्मिटी की अकॉर्डिंग, दूसरों के अनुसार कन्फर्म होना हो रहे हैं, ठीक है ना। थोड़े और बच्चे बड़े होते हैं तो कानून तथा व्यवस्था, यहाँ भी देखो खुद के अंदर का जो निर्णय नहीं है, ये स्टेज जो है ना, हम दूसरों के अनुसार निर्णय ले रहे हैं, ठीक है। अब कानून तथा व्यवस्था जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो नियम है, उनको ही हम अपने खुद के नियम मानने लग जाते हैं और उसी अनुरूप व्यवहार करते हैं। ये अवस्था जो है परंपरागत नैतिक स्तर, यानी जनरली जो सब लोग इस तरीके से ही व्यवहार करते हैं, परंपरागत नैतिक स्तर कहलाती है। और यहाँ पर एक्सटर्नल एथिक्स हमारी खुद की एथिक्स नहीं है, जो बाकी लोग सही मान रहे हैं उस अनुसार अनुरूप ही अपन व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है। फिर जो तीसरा जो अवस्था है, जो वो स्तर है, वो है पश्च परंपरागत नैतिक स्तर, वयस्क अवस्था में आती है। यह मोरल रीजनिंग जो पर्सनल एथिक्स के अकॉर्डिंग होती है ना। और इसमें एक है सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और छठवीं है सार्वभौमिक नैतिक स्तर। अब ये जो सार्वभौमिक नैतिक स्तर है यहाँ तक हर कोई नहीं पहुँचता, बहुत महान जो हस्तियाँ हैं जो कि देश जो कि प्रचलित जो परंपराएं नियम कानून है उनको से भी ऊपर जाकर ये देख पाते हैं कि वास्तविक में सार्वभौमिक रूप से एक मानवीय दृष्टिकोण के लिए क्या सही है क्या गलत है ना। एक इंसान होते हुए क्या बात सही होगी किसी के लिए और क्या बात गलत होगी, उस दृष्टिकोण से जो देख पाते हैं। जैसे गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, आप सोचिए, तो वो वैसे तो कानून क्या था, अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि भाई नमक बनाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और हर कोई प्राकृतिक नमक को वहाँ से उठा के भी नहीं ला सकता, ऐसा भी था। भाई नमक तो क्या है, समंदर के किनारे लहरें आती हैं, खाली गड्ढे जो जगह है वहाँ पर अगर हम पानी रह जाएगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो नमक बच जाता है। तो आप चाहो तो उठा के भी ला सकते हो, कई जगह ऐसे भी हैं, वरना गड्ढे खोद के नेचुरल प्रोसेस से बन जाता है। लेकिन उसको भी ये भी अलाउड नहीं था, गांधी जी ने दांडी यात्रा करी, है ना, नमक कानून तोड़ा एक तरीके से, ठीक है। और नमक कानून तोड़ के, है ना, तो ये क्या क्यों करा उन्होंने, ठीक है। वो जेल जाने के डर से भी नहीं डरे, है ना। तो उनका मानना ये रहा वहाँ पर कि भाई ये तो कानून ही गलत बना हुआ है, जो चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है लोगों के लिए और उस पर इस तरह का, और जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति द्वारा प्रदत्त भी है, तो ये तो उस पर तो टैक्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 स्तर है, 6 अवस्थाएं हैं, ठीक है। ये आपको याद करिए, यही यहाँ से तमाम सवाल बनते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए सिद्धांत की आलोचना देखिए, या समालोचना कहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि हम पॉजिटिव तो सिद्धांत में क्या है वो आउटकम है वो हम देख चुके हैं। तो फिर एक महिला थी, लेडी थी कैरोल गिलिगन। ये एक्चुअली वैसे तो जब ये सिद्धांत प्रपोज किया जा रहा था, जब ये डेवलप किया जा रहा था, जब ये थ्योरी डेवलप की जा रही थी, तो उसमें कोलबर्ग की सहायिकाएँ थी, ठीक है, उनके साथ में इन्होंने मदद की उस सिद्धांत को डेवलप करने में, ठीक है। लेकिन इन्होंने बाद में क्या हुआ, ये थोड़ी इसकी क्रिटिक भी बन गई
और क्यों बनी उनका ही कहना था। देखिए इन्होंने जितने भी सब्जेक्ट लिए, जो बच्चे लिए, वो सारे के सारे जो बच्चे थे वो मेल थे, जिनको एक कहानी सुनाई गई हिंज की दुविधा, और भी कई सारे प्रश्न उनसे पूछे गए उन, है ना। तो ये सारे मेल थे, ठीक है। तो इनका कहना ये था कि ये जो सिद्धांत है ये पुरुषवादी सिद्धांत है। क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि सारे के सारे जो सब्जेक्ट थे, यानी जिन पर ये प्रयोग किया गया, वो सारे के सारे क्या थे? पुरुष थे। और इस कारण इसमें जेंडर बाइस, जेंडर पक्षपात करा इन्होंने, लॉरेंस कोलबर्ग ने, ऐसा इन्होंने कहा। तो यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग ने इसका आंसर भी करा। वो आंसर ये है कि देखो क्या होता है ना, कभी कभी हम इतना सोच विचार करके नहीं कर रहे हैं उस काम को, बस हम तो कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि भाई उसमें ऐसा हो गया। यानी उनका कहना ये था कि मैंने कोई सोच समझ के केवल बॉयज़ नहीं लिए हैं, अब कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया है, ठीक है। दूसरा एक इसका आलोचना ये भी है कि देखो ये जो सिद्धांत आपने देखा कि उन बच्चों को कहानी सुनाई गई, उन्होंने जो आंसर दिए उस आंसर के आधार पर ये थ्योरी डेवलप की गई। तो यहाँ आप देखेंगे कि कोई बहुत वैज्ञानिक विधि नहीं है ये, ठीक है ना। तो कोई है, ये भी इसका एक आलोचना है। आलोचनाएं और भी हैं, लेकिन हमें उनकी आवश्यकता नहीं जानने की, यहाँ पर अपना काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले जो क्लास रहेगी उसमें। अच्छा, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि ये जो पहली बात तो आप ये समझिए कि क्यों पढ़ें, मतलब इन वीडियोस को, मेरे वीडियोस को क्यों देखें। इस चैनल पर जो ओपन स्काईज नाम से यूट्यूब चैनल है, इसमें इस पर क्यों पढ़ें आप? तो देखिए, मुझे इसी क्षेत्र में अध्यापन का लगभग 10 साल का अनुभव है, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। बीच में मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया था, पढ़ाना बंद किया था, लेकिन और मेरे पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो, मैं MP ग्वालियर में मैं रहता हूँ, तो लगभग हर ज़िले में कोई ना कोई बच्चे मेरे पढ़ाए हुए जॉब इस समय कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि फिर से जो वैकेंसी आ रही है प्रोग्राम, उनके लिए कुछ बच्चे हैं जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं और वो काफ़ी कैपेबल थे, वो आराम से सिलेक्शन उनको मिल जाता, बट कभी कभी कुछ लक फैक्टर भी होता है, तो या कई परिस्थितियाँ बन जाती हैं। तो वो लोग कह रहे थे सर क्लास ले लीजिए। अब क्लास लेने के लिए एक तो नहीं, मतलब व्यवस्था उस तरह क्या कि रूम हॉल भी लेना पड़ेगा, और नहीं रोटेट, टाइम भी उस तरह का नहीं मिल पाता है। दूसरा, फिर मैंने, मेरी एक ऐप थी जिसमें मैं पहले लिया करता था क्लासेस, उस पर भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि ये प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी पहले मैंने थोड़ा बहुत कुछ वीडियोज इस पर डाले थे, बट मेजरली मैं इस पर इनएक्टिव ही था। तो मैंने अब कुछ दिनों से फिर से उन बाकी बच्चों की हेल्प करने के लिए कुछ वीडियोस डालना शुरू करें। आप यकीन करें कि अगर आप सीरियसली इन्हें फॉलो करेंगे तो आप भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, मैं कई सारे वीडियोस के नीचे मैं कुछ इम्पोर्टेंट PDF में पिन कर देता हूँ, तो जो उनका डिस्क्रिप्शन होता है उसमें, इसके पीछे भी हो सकता है मैं जो अभी नोट जैसे मैंने आपको पढ़ाया है उसको ही पिन कर दूँ, या कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पिन करूँगा, है ना। कई बार होता है कि जो, जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया, उसमें क्या करा कि मैंने जो सीटेट जुलाई 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके CDP की जो सॉल्यूशन है ना, दोनों पेपर के, पेपर 1 और पेपर 2 के, वो मैंने पिन करे वहाँ, ठीक है। आप देखिए, चेकआउट कीजिए। थैंक यू।